नमस्कार दोस्तों। दिन था 31 अक्टूबर 1984। सुबह 9:30 बजे इंडिया की आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की हत्या उनके आवास से निकलते ही अपने समीप के ऑफिस में जाते समय, जहां पे उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल था किसी टीवी रिपोर्टर के साथ, और उस दौरान उनके अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उन्हें 33 गोलियां मार दी जाती हैं और एम्स हॉस्पिटल में उन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में प्रयागराज में नेहरू परिवार में होता है। उनके पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू और माताजी का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी के साथ 1942 में हुआ था। 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही और चौथी बार फिर से चुनी गई 1980 से लेकर 84 तक, जब तक उनकी राजनीतिक हत्या न कर दी गई। मतलब एक प्रधानमंत्री की हत्या, एक तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या, जो कि भारत गणराज्य की एक प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, उनकी हत्या उनके आवास पर ही कर दी जाती है और उनके अपने ही अंगरक्षकों द्वारा कर दी जाती है। इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। यह विवाह ना तो परंपरागत था और ना ही कानूनी था। खैर, विवाह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वो अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रहती थी, जिससे आगे चलकर 1984 में ही उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, जिसके बाद उनके अपने ही अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। कुल मारे गए 33 गोलियों में से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी थी और 3 गोलियां उनके शरीर को छूकर निकल गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। एक्चुअली ये जो ऑपरेशन था वो उन अलगाववादियों को पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर सिंह साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जनरल सिंह भिंडरावाले को और उनके सशस्त्र अनुयायियों को वहां से हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, और इसमें सैन्य बल, या हम ये कहें कि हमारे सैनिकों की मदद ली गई थी और उन सैनिकों के द्वारा इनको हटाने का प्रयास किया गया था। इस अभियान में कई तीर्थयात्रियों की भी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें उग्रवादियों द्वारा मंदिर में ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी काफी नुकसान पहुंचा था। 30 अक्टूबर 1984 की शाम को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक सभा का संबोधन करते हुए स्टेज पर इंदिरा गांधी खड़ी थी। अगले साल चुनाव था और प्रचार के लिए उड़ीसा गई थी। उन्होंने इस अपने भाषण में, इस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि आज मैं जिंदा हूं, शायद कल ना रहूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी ली है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में गुजारी है। अपनी आखिरी सांस तक मैं सेवा करती रहूंगी। मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। मृत्यु के ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये कहा कि आज मैं जिंदा हूं, कल रहूं ना रहूं। क्या अंदाजा हो गया था उन्हें, किस तरह की भविष्यवाणी उन्होंने अपने एक स्पीच में ठीक उनकी हत्या के ठीक एक दिन पहले उन्होंने इस तरह के भाषण दिया। अगली ही शाम टीवी न्यूज एंकर सलमा ने पूरे देश को दूरदर्शन के माध्यम से खबर दी कि आज सुबह 9:30 पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और वो अब हमारे बीच में नहीं है। 6 जनवरी 1989 को इंदिरा गांधी की हत्या के जुर्म में अभियुक्त सतवंत सिंह और कहर सिंह को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। तो ये डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हत्या के 5 साल के बाद अभियुक्तों को फांसी दे दी गई, जो कि दोषी पाए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले इंदिरा गांधी के अंगरक्षक रहे बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं थे, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अचानक उनकी सोच में बदलाव आया। वो अपने चाचा कहर सिंह के साथ गुरुद्वारे जाने लगे, गुरुद्वारे जाके कथा सुनने लगे। एक बार की बात है कि वो गुरुद्वारे में कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते रोने लगते हैं। बेअंत सिंह, जो कि इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, उनसे कहर सिंह ने कहा कि रो मत, बदला लो। ये बदले की भावना उनके अपने ही चाचा कहर सिंह ने उनके अंदर भर दी। उनके दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान चलने लगा। 17 अक्टूबर को 1984 में बेअंत सिंह की बात एक दूसरे अंगरक्षक सतवंत से होती है। उस समय बेअंत सिंह अपने टॉयलेट रूम में अपनी पगड़ी सही कर रहा था, तो सतवंत को देखकर बोला, पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और इन सब की दोषी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं और उन्हें इस दोष की कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें अपनी जान देनी पड़ेगी
और इसकी कीमत केवल जान, उनकी जान लेकर ही पूरी की जा सकती है। सतवंत बेअंत की बातों से काफी प्रभावित हो गया और इसके बाद बेअंत सिंह, सतवंत और कहर सिंह, साथ में बलबीर भी थे, इन लोगों का प्लान चलने लगा और ये लोग इस बारे में पूरा प्लान बनाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतारा जाएगा। 20 अक्टूबर को बेअंत सिंह और कहर सिंह अमृतसर पहुंचे और अकाल तख्त के दर्शन किए। सतवंत को भी वहां आना था, लेकिन सतवंत किन्हीं कारणों से वहां नहीं पहुंच पाया। उसके ना पहुंचने पर बेअंत सिंह के दिमाग में एक शंका उत्पन्न हुई कि कहीं सतवंत अंतिम मौके पर धोखा न दे दे। अमृतसर से जब बेअंत दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली पहुंचकर उसने सतवंत से कहा कि अगर तूने मुझे धोखा दिया और तूने इस प्लान से हटने की कोशिश की तो मैं तुझे ही गोली मार दूंगा। सतवंत ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल प्लान से नहीं हटूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इंदिरा गांधी की हत्या से ठीक एक दिन पहले दोनों ने अपनी ड्यूटी चेंज कराई। 30 अक्टूबर को सतवंत ने कांस्टेबल किशन से कहा कि मेरे पेट में दर्द है। उसने बताया कि मेरे पेट में कुछ खराबी है और तुम्हारी ड्यूटी की जो पोजीशन है वो टॉयलेट के नजदीक है, तो मैं चाहता हूं कि चूंकि मेरा पेट खराब है इसलिए मैं अपनी ड्यूटी को तुमसे एक्सचेंज करना चाहता हूं। तो किशन सिंह मान गया और किशन सिंह ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। बेअंत की भी ड्यूटी रात की लगी थी, उसने भी अपनी ड्यूटी 30 अक्टूबर को चेंज कराई और अपनी ड्यूटी उसने भी सुबह की करा ली। सुबह इंदिरा गांधी काफी सुबह उठ गई थी और चूंकि 9:30 बजे एक इंटरव्यू था जो एक टीवी रिपोर्टर के साथ उनका इंटरव्यू था, तो उसके लिए वो तैयार हुई। उस दिन उन्होंने नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी और अपने आवास से 9:20 पर निकली। 9:30 पर उनकी मीटिंग होनी थी। उनका ऑफिस उनके आवास से 50 मीटर की दूरी पे था। वो पैदल ही चल रही थी, साथ में उनके कुछ पर्सनल सेक्रेटरी और कुछ नौकर भी उनके साथ थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं, बेअंत सिंह उनके सामने आ जाता है। वो ये सोचती हैं कि बेअंत रोज की तरह नमस्कार करेगा। इंदिरा गांधी ने नमस्कार की मुद्रा उसकी तरफ की। इसी बीच बेअंत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और .38 के इस सर्विस रिवॉल्वर से उसने लगातार 3 फायर किए जो उनके सीने के आसपास और पेट के आसपास लगी और इंदिरा गांधी वहीं पर गिर पड़ी। इसके बाद वो सतवंत से कहता है कि सतवंत तू क्या देख रहा है, गोली चला। सतवंत ने भी ऑटोमेटिक कार्बाइन से गोलियां चलाना शुरू कर दी। इतने में इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रामेश्वर दयाल उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसने अपनी कार्बाइन, सतवंत ने अपनी कार्बाइन का रुख रामेश्वर दयाल की तरफ कर दिया और पूरी कार्बाइन इंदिरा गांधी और रामेश्वर दयाल के ऊपर खाली कर दिया। रामेश्वर दयाल के पैरों में काफी गोलियां लगी थी और इंदिरा गांधी को लगभग 30 गोलियां लगी थी। इसके बाद आनंद फानन में किसी तरह से इस पे जो है कंट्रोल किया गया। बेअंत को तो तुरंत मार गिराया गया और सतवंत को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी को एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की बड़ी टीम ने काफी मशक्कत की और उस मशक्कत के बाद भी इंदिरा गांधी की जान को नहीं बचा पाए और अंततः उन्होंने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य अभियुक्त जो और भी इस घटना में शामिल थे, जो साजिश में शामिल थे, जिनमें एक नाम कहर सिंह और बलबीर, उनकी गिरफ्तारी 3 दिन बाद हो जाती है। तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाते हैं, कहर सिंह, सतवंत और बलबीर को। पुलिस के चार्जशीट के अनुसार बलबीर के पॉकेट में कुछ नोट्स लिखे हुए थे जो इस घटना से संबंधित थे, लेकिन उसके बाद अपील में ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट भी इनके सजा को बरकरार रखता है और तीनों की फांसी की सजा बरकरार रहती है। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान बलबीर को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर देता है, बलबीर को, क्योंकि पुलिस की जो कहानी थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझ में नहीं आती है और उसे 37 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। तो बलबीर तो रिहा हो जाता है, लेकिन सतवंत और कहर सिंह को फांसी दे दी जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश का माहौल काफी बिगड़ गया। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में काफी दंगे होने लगे, सिखों को लोग मारने लगे और सिख अपने अपने घरों को छोड़कर पलायित होने लगे। बहुत सारे सिख तो देश छोड़कर बाहर चले गए। दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए थे। हमारे देश की स्थिति ऐसी है जहां पर शिक्षा का स्तर इतना कम है कि हम आम नागरिकों को सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता और हम भावुक हो जाते हैं और इन की बातों पर बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं पार्टी के जो केवल और केवल धर्म के नाम पर हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं और अपना वोट बैंक की राजनीति सिद्ध करते हैं, जिससे हमें
ही नुकसान उठाना पड़ता है, निर्दोषों को जान गंवाना पड़ता है। शुरू से ही हमारे देश में कुछ कुंठित मानसिकता के राजनेता धर्म के नाम पर राजनीति करते रहते हैं, जिसे हमें समझना पड़ेगा। हमें अपने शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा उठाना चाहिए, इतना ऊंचा उठाना चाहिए कि हम किसी भी मामले की गहराई तक जा सकें, खुद चिंतन कर सकें और उसका विश्लेषण कर सकें और तब जाकर कोई एक्टिविटी करें। वैसे भी एक्टिविटी करने के लिए कोर्ट या न्यायालय हमें आदेश तो नहीं देता है, ना ही उनकी कोई इस तरह की छूट एक आम नागरिक को प्रदान किया गया है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय उसको सजा देगा, उसको आंकेगा, उसका विश्लेषण करेगा कि उसने क्या गलतियां की हैं। एक आम नागरिक कभी भी किसी को सजा नहीं दे सकता। तो ये जो दंगे हैं ये नहीं होने चाहिए हमारे देश में। अपनी शिक्षा के स्तर को उठाना ही हमारा मुख्य कर्तव्य